गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जियोग्राफी एनसीईआरटी का क्लास 6 चैप्टर 4 देखेंगे। क्या है चैप्टर नंबर? मानचित्र। मानचित्र अब देखिए, ये देखिए, इसमें क्या है? उत्तर ये है दक्षिण 180 डिग्री, उत्तर 0 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, साउथ ईस्ट 135 डिग्री, साउथ 180 डिग्री, साउथ वेस्ट 225 डिग्री, वेस्ट 270 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के महत्व के बारे में हमने पढ़ा दिया आपको। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जब हम किसका? पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए क्या? काफ़ी उपयोगी साबित होता है। पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग, मतलब पृथ्वी किसी हिस्से, जैसे हम भारत के बारे में करें, उत्तर प्रदेश के बारे में करें, फतेहपुर जिले के बारे में करें, शहरों के बारे में करें, तथा गांवों के बारे में अध्ययन, अपने गांव के बारे में अध्ययन करें, तो यह उपयोगी नहीं साबित होता। क्यों नहीं होता, ये आगे हम बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या? ग्लोब का नहीं, मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके किसी भाग का, पृथ्वी की सतह, पूरी पृथ्वी की सतह या किसी भाग का, मान लो भारत का, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। वैसे भारत जैसे मानचित्र रियल में है, वो चपटा तो है नहीं, उसको चपटा बनाया गया है, इसलिए तभी कागज में आ पाया है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ठीक, उसको पृथ्वी पर उतारना बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी उसको कागज पर उतारा गया। ठीक है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। पूरी तरह से सेम टू सेम नहीं किया जा सकता, उसकी स्थिति बदली रहेगी कागज पे। ठीक है, रियल स्थिति ग्लोब पर ही रहेगी। मानचित्र क्या? विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को, कुछ मानचित्र होते हैं जो क्या? छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ मानचित्र होता है कोई केवल छोटे क्षेत्र का, जैसे उत्तर प्रदेश का, और उससे छोटा, और कुछ ही तथ्य, उसमें ज़्यादा तथ्य नहीं रहते, जानकारी बहुत कम रहती है, उनको दर्शाता है। और दूसरे मानचित्र होते हैं एक बड़ी किताब की तरह होते हैं, तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है, खूब बहुत मानचित्र को इकट्ठा कर दो, तब एक क्या? एटलस बन जाता है। एटलस क्या है? अनेक मानचित्रों का संग्रह है एटलस। ठीक है, एटलस क्या होता है? विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। विभिन्न प्रकार के एटलस में क्या होता है? देखो, भौगोलिक मानचित्र होगा, स्थैतिक मानचित्र होगा, राजनीतिक मानचित्र होगा। ठीक है, और पैमाना भी उनका अलग अलग होता है। अगर उसमें विश्व का देखेंगे तो उसमें पैमाना छोटा होगा, और भारत का देखेंगे तो उससे थोड़ा बड़ा पैमाना होगा। उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो उससे और बड़ा पैमाना होगा। ठीक है, और किसी जिले के बारे में देखेंगे तो और बड़ा पैमाना होगा, पैमाना बढ़ता जाएगा। ठीक है, बड़े क्षेत्रों के लिए छोटा पैमाना, छोटे क्षेत्रों के लिए बड़ा पैमाना होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा, मतलब मानचित्रों में ज़्यादा जानकारी होती है, ग्लोब में कम जानकारी होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे अब मानचित्र के प्रकार देख लीजिए। ठीक है, मानचित्र के प्रकार।
भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, पृथ्वी की जैसे प्राकृतिक आकृतियाँ क्या है, पर्वत हो गए, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों, इनकी जो जानकारी दर्शाता है उन मानचित्रों को क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र। ठीक है, भौतिक या उच्चावच मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों, इनको दर्शाने वाली मानचित्र को क्या, भौतिक या उच्चावच। अब देखिए राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राजनीतिक, पहले राजनीतिक सबसे आपको समझ में आ रहा होगा, राज्यों, क्योंकि राज्यों को प्रकृति ने तो बनाया नहीं, ठीक है, मनुष्यों ने बनाया है। नगर, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र, मतलब जो चीज़ मनुष्य ने बनाया है उनको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों में वह राज्यों तथा उनके सीमाओं को दर्शाने वाले राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, अब थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ, कुछ ऐसे भी मानचित्र होते हैं जो विशेष जानकारी, जैसे सड़क मानचित्र, भारत में कितनी सड़कें हैं, कहाँ कहाँ सड़कें गई हैं। ठीक है, वर्षा मानचित्र, कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है, ठीक, कहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, कहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, इसकी जानकारी थीमेटिक मानचित्र में देते हैं। वन, कहाँ कितने वन हैं, उद्योग, कहाँ कहाँ उद्योग स्थापित हुए हैं सरकार द्वारा, आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मानचित्र को क्या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अब किसी मानचित्र को बनाने के लिए उसमें 3 घटक होंगे, दूरी, दिशा, प्रतीक। ठीक, दूरी कितनी है उनकी, दिशा कौन सी है, प्रतीक क्या है। ठीक, दूरी, दिशा, प्रतीक। अब दूरी के बारे में देख लीजिए। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। मानचित्र क्या होता है, एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ठीक है, मानचित्र एक आरेखण पूरे विश्व का एक भाग या को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र किसमें, छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, छोटे पैमाने पर, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। स्थानों के बीच की दूरी क्या, वास्तविक रहे। जब मानचित्र बनाते हैं, मतलब जो पैमाना मानचित्र में रहेगा वही पैमाना रियल में उस स्थान का रहे। ठीक है, कि उस पैमाने के आधार पर हम उस स्थान पर पहुंच सकें, इसी हिसाब से मानचित्र बनाए जाते हैं। कुछ मानचित्रों में लिखा होता है कि पैमाने के अनुसार नहीं, तो उसमें कोई कुछ भी पैमाना होता है, उसमें आप रियल स्थिति नहीं जान पाएंगे। या तभी, अब देखिए आगे, स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक है। ठीक है, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी, कागज पर क्या, एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता हो। ठीक है, कागज की एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता, मतलब छोटे पैमाने के मानचित्र। ठीक है, मतलब कोई बड़ा देश है उसके बारे में छोटा, मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर 5000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। ठीक, पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का रेशियो होता है, अनुपात होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, अब यह दिया कोई विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे प्राय मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर दूरी से व्यक्त कर दिया गया। ठीक, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर। अब ये पैमाना लिखा जाएगा उसमें रियल में 1 सेंटीमीटर, नीचे हेडिंग में लिख दिया जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इसी तरह सभी मानचित्रों में लिखा होता है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। ठीक है,
पता लगा सकते हैं। आपको नोटबुक में केवल नोट करना है, जो हम गोला करते जा रहे हैं उनको नोट करना, नीचे अंडरलाइन वाला नोट नहीं करना, ठीक है। नोट्स बनाते रहें पढ़ते के साथ ही, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी इसके सॉल्व करते रहें ताकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को, अब देखिए बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम क्या छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, ठीक। अब किसी महाद्वीप को दर्शाना है, उसमें क्या होगा 5 सेंटीमीटर बराबर कर दिया गया 500 किलोमीटर, ठीक। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे आपके गांव अब देखो छोटे क्षेत्रफल वाले भाग गांव हो गया, शहर हो गया, कागज़ पर दिखाना हो, तब क्या करते हैं बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब मान लो गांव को कितना बड़ा, छोटा ही गांव का एरिया ही छोटा होगा, तो उसमें क्या हम बड़ा पैमाना आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को, अब हो सकता है 1 किलोमीटर के एरिया में गांव ही बसा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं, तो इस क्या कर दिया गया बड़ा पैमाना कर दिया गया, 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शा दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर दर्शा, इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी, अब जो देखो बड़े पैमाना वाला जो होगा वो अधिक जानकारी प्रदान करेगा, और छोटे पैमाने वाला कम जानकारी, कम जानकारी। कम जानकारी, ठीक है। अब देखिए ये एक मानचित्र बना है, देखिए मानचित्र बन गया, ठीक है। देखिए ये पैमाना यहाँ लिखा है 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर इधर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इसमें कहीं भी आप नाप के स्थान की दूरी निकाल सकते हैं। कुआं से विद्यालय की दूरी निकाल सकते हैं, कितने सेंटीमीटर है उसको 10 मीटर से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये सामुदायिक केंद्र हो गया, ये पेड़ हो गया, ये पोस्ट ऑफिस, दुकानें, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, विद्यालय, खेल का मैदान हो गया, ठीक है, कुआं हो गया, ठीक है। ये रास्ता हो गए, ये जो रास्ता गए हैं, ठीक है, ये रास्ता गए हैं, ठीक है। अब इसमें आप मान लो पोस्ट ऑफिस से विद्यालय की दूरी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से देख लो ये कितने सेंटीमीटर है, या जितने सेंटीमीटर हो उसको 10 से गुणा कर दो, ठीक है। एक गांव का मानचित्र था। देखिए पृथ्वी पर दिशाएं, प्रधान दिक बिंदु, ये दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, ये तो हो गया। उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच दक्षिण पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये दिक सूचक हो गया, ठीक है। दिक सूचक मतलब कंपास, अभी ऊपर जो बताया था, ठीक है, दिक सूचक। दिशा, अब दिशा के बारे में देखें। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, ठीक है। दिशा किधर होगी, कोई भी मानचित्र होगा अधिकतर उसमें ऊपर की तरफ उत्तर लिखा होगा, ऊ करके लिखा होगा, उत्तर होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, ठीक है। इसे क्या उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा आराम से निकाल सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। एक दिशा आपको मालूम हो गई, ठीक है, एक दिशा मालूम हो गई, ठीक है। उत्तर के बारे में पता लगा सकते हैं। चार मुख्य दिशाएं क्या हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्या होते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। और इनके बीच की दिशा जो है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति पता लगाया जा सकता है।
अब देखिए ये उदाहरण दिया है, इसको आप कर लीजिएगा। अब दिक्सूचक की सहायता से दिक्सूचक से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। एक यंत्र जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई, कंपास की चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की दक्षिण की दिशा में होता है। हमेशा उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के आमने सामने होंगे, अपोजिट, ठीक है। सुई उत्तर दिशा में। अब देखिए प्रतीक के बारे में। प्रतीक क्या होता है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, ठीक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं है, ठीक है। कोई मानचित्र आप बना रहे हैं, उसमें कुआं तो बनाने नहीं लगेंगे कि आप पटरियां रेल के बनाने लगे, वृक्ष बनाने लगे, पुल बनाने लगे, ठीक है। इसलिए वे क्या होते हैं? निश्चित अक्षरों, मतलब उनका एक अक्षर निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। अक्षरों और छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी, मतलब छोटे से स्थान में एक पेड़ बना दिया जाए तो मालूम होगा कि यहाँ पर पेड़ हैं, ठीक है। अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीक कम स्थान पर अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों का सहायता से, और ये चिन्ह इंटरनेशनल पर अप्रूव है, ठीक है, कि दुनिया में कहीं भी जाएं यही चिन्ह अधिकतर उपयोग होते हैं, ठीक है। अब देखिए रेलवे लाइन के बारे में। एक बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये बड़ी लाइन हो गई, ठीक है। बड़ी लाइन, इसके पहले अंग्रेजों के समय में क्या मीटर लाइन होती थी, अब नहीं होती, ठीक है। अब बड़ी लाइन होती है, रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन का चिन्ह इतना दर्शा दिया गया तो मालूम हो गया रेलवे स्टेशन, ये बड़ी लाइन। सड़कें, डबल लाइन, पक्की सड़कें, इन्हीं के तोड़ दो छोटे छोटे में तो कच्ची सड़क हो गई। सीमा की देखिए ये बड़े डैश, इसमें डॉट लगा दो, बड़े डॉट तो अंतर्राष्ट्रीय हो गए। इन्हीं का छोटा रूप राज्य की हो गई सीमाएं, जिला की खाली डैश। तो आप मानचित्र में इनको पहचान सकते हैं आसानी से। नदी, कुआं, ये नदी बना दिया गया, ये कुआं हो गया, ये तालाब हो गया, ये नहर हो गया, ये क्या हो गया? ये पुल हो गया। इस तरह मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये हो गया मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। पोस्ट ऑफिस, ये हो गया पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ठीक। इनको आप देख लीजिए। ये बस्ती का मानचित्र है, ये कब्रिस्तान का है, ये पेड़ घास, ठीक। मानचित्र के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, ठीक है, सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है, ठीक है, कि यही रूढ़ चिन्ह मानचित्र में रखे जाएंगे। इन्हें रूढ़ चिन्ह क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक मानचित्र बना है, किसी गांव का मानचित्र है। अब देखिए ये सब बने हैं, अब इनको पहचान लीजिए, ठीक है। ये नदी गई है, ये नदी गई है, ये बड़ी लाइन, ये मीटर लाइन गई है, ठीक है। ये पेड़ पौधे पेड़ हैं, ठीक है। ये तालाब है, विद्यालय, मंदिर, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिए। रेलवे स्टेशन, प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक, ठीक है, कुछ रूढ़ प्रतीक हैं दर्शाए गए, ठीक है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो नीले रंग का इस्तेमाल कहाँ होंगे? जलाशयों के लिए नीले रंग का इस्तेमाल होता है। अब भूरा रंग पर्वतों के लिए, भूरा पर्वतों के लिए। पीला रंग पठारों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए। हरा रंग मैदानों को दर्शाते हैं, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए होता है, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। अब आ जाइए रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है?
रेखाचित्र क्या है? एक आरेखण जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त पर, किस पर आधारित होता है? याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित हो। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बताता है। अब देखिए, इसका तात्पर्य ये है कि कोई आपसे मान लो किसी जगह का रास्ता पूछता है, तो आप क्या कहते हैं? बता देते हैं इधर से दाएं चले जाइए, बाएं चलिए, फिर बाएं मुड़िए, फिर दाएं मुड़िए, फिर सीधा चले जाइए तो बगल में घर मिल जाएगा। ठीक है, इसे ही रेखा चित्र कहते हैं, मतलब याददाश्त पर। या तो कभी कभी आप कागज पर बना के दे देते हैं कि ऐसे ऐसे चले जाइए, तो रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अब देखिए खाका। खाका क्या है? कोई छोटा क्षेत्र है और बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी है प्राप्त, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहिए। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखा है, उस पर हम समय हम बड़े रेखा चित्र से खींचा, जिसे खाका कहा जाता है। अब देखिए खाका क्या होता है? जैसे घर का मानचित्र होगा, कोई कमरा हो गया, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी ऊंचाई है, ठीक है, उसको ऐसे कागज पे बना देते हैं, तो वही क्या होता है? वो खाका कहा गया। कहेंगे ना ये इसका खाका है। ठीक, किसी खेत की मान लो लंबाई चौड़ाई बता दी है, कितना इधर से चौड़ा है, कितना लंबा, ये भी खाका कहलाएगा। अब देखिए अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से? अभी बताएं। मानचित्र के घटक क्या है? दूरी, दिशा, प्रतीक। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? पैमाना क्या होता है? पैमाना यही होता है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी का अनुपात। ठीक है, मतलब उनका रेशियो बराबर हो। जो हम पैमाना मानचित्र पर रखें, अगर उसी को नाप कर स्थल पर जाएं तो हम उस स्थान पर पहुंच जाएं। ठीक, यही पैमाना होता है। अब ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते क्यों हैं? देखिए ग्लोब क्या होता है? वो उस छोटे ग्लोब में उसमें इतनी जानकारी, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी के बारे में होता है और उसका पैमाना बहुत छोटा होगा, इसलिए उसमें जानकारी कम होगी और मानचित्र पर जानकारी अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें आप लिख दीजिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, मानचित्र से किसी स्थान विशेष की जानकारी आसानी से मिल जाती। ठीक है, अब मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बता दीजिए। ठीक है, मानचित्र एवं खाका। ठीक, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र होता है छोटे पैमाने वाला। ठीक है, और खाका किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। खाका खाका क्या होता है? एक क्षेत्र छोटा होता है, पैमाना बड़ा होता है। मानचित्र में क्या होता है? क्षेत्र बड़ा होता है, पैमाना छोटा होता है। ठीक, यही दो अंतर लिख दीजिएगा। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा? अब देखो, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जानकारी अधिक प्रदान करता हो, वो कौन सा मानचित्र होगा? मानचित्र बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या होगा? अधिक जानकारी प्रदान करेगा। छोटे पैमाने वाला मानचित्र कम जानकारी प्रदान करेगा, क्योंकि छोटा पैमाना होगा तो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करेगा, तो उसमें जानकारी कम रखी जाएगी। ठीक, मानचित्र में जगह ही नहीं होगी। प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक, अब देखिए प्रतीक को रखने से मानचित्र में प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? ठीक है, अब देखिए मानचित्र का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रतीक किस प्रकार सहायक है? क्योंकि मान लो किसी पर्वत पठारों की जानकारी देनी है, तो उसमें छोटा सा पर्वत बना दिया गया, पठार बना दिए गए, नदी बना दी गई, तो क्या होता है? जगह बच जाती है। ठीक है, और वो मानचित्र के अध्ययन के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब कम स्थान पर अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।
कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इतना लिख दीजिए बस। देखिए सही उत्तर क्या है इसमें, देखिए वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र। वृक्षों के वितरण को कौन सा मानचित्र दिखाएगा, मतलब जहाँ सारे वृक्ष ही वृक्ष हों, ठीक, वो होगा थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र होगा। अब नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन में आप बताइए। जलाशयों का। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक क्या होता है, कंपास का उपयोग, क्या मतलब केवल उत्तर दिशा पता लग गई, बाकी दिशा में तो मालूम हो गई। पैमाना आवश्यक है किस लिए, मानचित्र के लिए। पैमाना किस लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए, ठीक है। ये चैप्टर आपका समाप्त होता हुआ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, उसमें डाल दी जाएगी। आप PDF निकाल कर पॉइंट नोट कर सकते हैं। जो पॉइंट हमने गोला किया है उनको नोट कर लीजिए, अंडरलाइन वाला कुछ नहीं करना, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, जय हिंद।